नमस्कार, मैं आशुतोष शुक्ला। आज एक नए अध्याय के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जिसमें मैंने आज के विषय को एनसीईआरटी के महत्व के रूप में चयनित किया है कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है, उस पर चर्चा किया जाए। आजकल लोगों के बीच में एक विवाद रहता है कि क्या यह केवल मात्र सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी है, या फिर अन्य जो छात्र एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स के जो टारगेट करते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो का पूरा जो फोकस है इसी पर है कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है, एनसीईआरटी है क्या, और एनसीईआरटी की व्यवहार्यता क्या मात्र यूपीएससी के छात्रों के लिए है, या फिर ये एसएससी के छात्रों या अन्य जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं, बैंक्स हो गया, रेलवेज़ हो गया, उन उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी इसकी प्रासंगिकता है। तो आज का जो वीडियो है, हमने इसी विषय पर चयनित करके बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि ये वीडियो में जो इन बिंदुओं को मैं आपसे साझा करूँगा, उन पर आप गौर फरमाइए और निश्चित ही आपके तैयारी में सहयोगी होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम रूपरेखा समझ लेते हैं कि क्या समझेंगे हम। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी क्या है। दूसरा जो हम बात करेंगे एनसीईआरटी के महत्व पर, और जो हम तीसरे नंबर की बात करें तो एनसीईआरटी जो है हमारी, वो वो केवल यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक तो हम पहला जो विषय पर बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्या है, दूसरा हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे, और तीसरा जो है कि क्या ये मात्र यूपीएससी के विद्यार्थियों या जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी या आकांक्षी हैं उन्हीं के लिए उपयोगी है क्या। तो हम अपने पहले विषय पर चलते हैं, एनसीईआरटी क्या। एनसीईआरटी क्या, तो एनसीईआरटी क्या आप लोग जानते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंतर्गत यह एक एनसीईआरटी ऑटोनॉमस बॉडी है। एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, यानी कि स्वायत्त निकाय है, जिसका तात्पर्य है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, और इसके विषय में ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शिक्षण को किस तरीके से, नवाचार को, पठन पाठन की प्रक्रिया में किस तरीके से नवाचार को प्रयोग में ला करके जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे प्री नर्सरी और नर्सरी के बाद हैं, पोस्ट नर्सरी के छात्रों के लिए पुस्तकों को कितना आसान बनाया जाए, जिससे कि उनके उनके समझ के लिए बहुत ही सुगम्य हो जाए। तो ये एनसीईआरटी का काम है, जो कि विभिन्न देशों में जो नई नई प्रक्रियाएं अपना जा रही हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए, उनको आत्मसात करना, दूसरे देशों में किस तरीके से जो छात्र हैं उनको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, या किस तरीके से वहाँ पे न्यू तरीके से एजुकेशन को
बिल्डअप करने की बात की जाती है, तो उस पर ये रिसर्च करती है। ये एक ऑटोनॉमस संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। अभी आप लोग जानते होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेड हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक। तो ये है एनसीईआरटी। इसके विषय में ज़्यादा हमारा कोई सरोकार नहीं है, बस जितना जानना है उतना ही समझते हैं। अब जो हमारा दूसरा विषय था एनसीईआरटी का महत्व, ये हमारे काम की चीज़ है, इस पर ज़रा ध्यान से आप गौर रखिएगा। एनसीईआरटी का महत्व, तो एनसीईआरटी के महत्व पर अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो जो पहली बात है, दूसरा, पहली सरलता व सुगम्यता, और जो दूसरा है आधिकारिक व विश्वसनीय। और जो तीसरा है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रश्नों के लिए स्रोत। ठीक। और जो हमारा चौथा इसका महत्व है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड। अब हम बात करें अगर सरल व सुगम्य, जो सरल व सुगम्य का तात्पर्य यहाँ है कि इतने आसान भाषा में लिखा गया है इसको कि किसी भी स्तर के विद्यार्थी 6 से 12 की कोई भी एनसीईआरटी लेके दीजिए, उसको बड़ी ही सहजतापूर्वक उनका अच्छे से वो समझ में आएगी, उनको किसी भी तरीके की दुविधा नहीं होगी, क्योंकि इसकी भाषा को इतना सहज और जो हमारी दिनचर्या होती है उन उदाहरणों से उसको जोड़ करके हमको बड़ी ही सुगमतापूर्वक और सरलतापूर्वक पढ़ाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए बहुत ही सरल व सुगम्य है। किसी भी स्थिति का विद्यार्थी हो, चाहे वो जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके लिए बड़ा ही आसान रहेगा। उसकी भाषाई जटिलता, जैसे उसकी भाषा क्या है, सहज है भाषा, और उसमें उदाहरण क्या है, व्यवहारिक उदाहरण जो हैं हमारे वो दैनिक दिनचर्या के उदाहरण दिए गए हैं, तो आसानी से समझ में आता है। भाषा सिंपल और सहज है, और जो उसमें चित्र के माध्यम से लोगों को अच्छे तरीके से टॉपिक की अच्छी समझ बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग, और जो है हमारा उसमें प्रयोग दिए गए हैं। आपने पढ़ा होगा तो उसमें प्रयोग बहुत सारे दिए गए हैं कि आप ऐसा प्रयोग करिए, आप अपने मित्रों के साथ ऐसा प्रयोग करिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है एनसीईआरटी ने, इसकी सरलता व सुगम्यता को ध्यान में रखते हुए। तो ये मापदंड हैं जो कि इसकी सरलता व सुगम्यता को बताते हैं कि ये सरल व सुगम्य स्रोत है अध्ययन का। तो एक महत्व ये हो गया। दूसरा महत्व है हमारा आधिकारिक व विश्वसनीय। अब आधिकारिक व विश्वसनीय का क्या तात्पर्य है, देखिए, सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, जैसा कि हमने बताया एनसीईआरटी आती है, उसके द्वारा प्रकाशित ये डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट सोचिए जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है, उसकी विश्वसनीयता नहीं होगी। बिल्कुल निसंदेह रूप से उसकी विश्वसनीयता मार्केट में बिक रहे अन्य सभी पुस्तकों से, जो भी हैं आज मार्केट में, उनसे कहीं ज़्यादा होगी। यदि आप चैलेंज करेंगे किसी क्वेश्चन को तो इसी के माध्यम से चैलेंज कर सकते हैं। आप बाहर रखी पुस्तकों के अनुसार आप किसी भी प्रश्न को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जो आयोग होगा वो एनसीईआरटी को ही अपने आधार के रूप में स्वीकार करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी भारत सरकार की संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया डॉक्यूमेंट है। तो इसकी आधिकारिकता और विश्वसनीयता निसंदेह रूप से अन्य मार्केट में उपलब्ध पुस्तकों से बहुत ही अधिक है। तो इसलिए इस पुस्तक की महत्ता और बढ़ जाती है। तो इसका आधिकारिक व विश्वसनीयता
तय हो गई। अब जो हमारा तीसरा बात है, अब ये बताइए कोई भी एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर गवर्नमेंट किसी को टेंडर देगी कि भैया आप हमारे लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, तो वो क्या चाहेगी कि मैं मार्केट में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके किसी भी प्रश्न पत्र को बनाऊं, या फिर जो पहले से आधिकारिक डॉक्यूमेंट जो एनसीईआरटी द्वारा, जो कि भारत सरकार की ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, उसके डॉक्यूमेंट को प्रयोग करके मैं प्रश्न पत्रों को बनाऊं, या फिर जो मार्केट में बहुत सारे शिक्षकों ने आज के समय में अपनी अपनी पुस्तकें निकाल रखी हैं उसको प्रयोग करके बनाऊं। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए निश्चित ही ये सब सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट स्रोत के रूप में है आज के समय पे। एनसीईआरटी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेके एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, नीट, जेई, हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का दबदबा है। वही इसका हाल है कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। एनसीईआरटी यही कह रहा है। एनसीईआरटी यही कह रहा है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जीएस पोर्शन में। जीएस पोर्शन में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न पत्र को उठाइए, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें अगर 100 प्रश्न आते हैं तो आप 80% प्रश्न उसके एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कर लेंगे। बस 20% आपके करंट अफेयर से संबंध रखते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एनसीईआरटी से ही जुड़ते हैं। ठीक, अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? चौथा, लेवल प्लेइंग फील्ड को समझो। अब देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, इसके विषय में हम अगर जानें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक ऐसा फील्ड बनाओ जिसमें सब एक बराबर हों। ठीक, अब ये डॉक्यूमेंट जो है हमारा एनसीईआरटी जो है वो पूरे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कोई ऐसी पुस्तक बताओ जिससे मैं कश्मीर में ख़रीदने जाऊं तो मिल जाए, अंडमान निकोबार में भी खरीदूं तो वही पुस्तक मिले, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक खरीदूं, कहीं भी भारत के कोने में जाके खरीदूं तो वो मिल जाए। मात्र आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा एनसीईआरटी, न कि आप किसी भी शिक्षक का अगर मान लीजिए XYZ कोई भी किसी को कश्मीर में खरीदते हैं तो वो कन्याकुमारी में नहीं मिलेगी। तो एक ऐसा ये डॉक्यूमेंट है जो हर स्कूल में हर छात्रों को, हर लोग पढ़ते हैं इसको। तो ये बताइए सरकार क्यों नहीं इसको प्रयोग करके अपना प्रश्न पत्र बनाएगी? आप खुद सोचिए कि जो डॉक्यूमेंट पूरे देश में फैला है, और अगर मान लीजिए किसी एक मटेरियल, जो ऐसा मटेरियल उठा के पेपर बनाया जाए जो कि केवल नॉर्थ इंडिया के बच्चों के पास है, साउथ इंडिया वाले बेचारे तो डिप्राइव फील करेंगे, फिर उनके लिए तो समस्या होगी ना। तो इसलिए भारत सरकार किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए प्रश्न पत्रों का जो मूल स्रोत वो एनसीईआरटी को ही बनाती है। इस बात को समझिए और इस बात को अपने जीवन में उतारिए। और ये जो आजकल के शिक्षकगण ने अपनी अपनी विभिन्न किताबें निकाल दी हैं, उस पर ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही उत्कृष्ट हैं, उनसे आप सहयोग लीजिए, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं उनसे आप मत भटकिए। मूलभूत चीज़ों से अगर भटकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये जड़ है, और जड़ से अगर आप उखड़ जाएंगे तो वही हाल होगा जिस प्रकार से वृक्ष अपने जड़ से उखड़ जाता है। तो एनसीईआरटी जड़ है यार, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा तभी तो सभी छात्र एक फील्ड में आके अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। नहीं तो मैं कोई पुस्तक उठाऊं और उस पुस्तक के से सारे क्वेश्चन बना दूं तो वो पुस्तक नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है या साउथ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो साउथ इंडिया के बच्चों को तो पता ही नहीं रहेगा। वो तो भाई एनसीईआरटी पढ़ के आया है ना, पूरे देश के बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो पेपर भी तो एनसीईआरटी से ही बनना चाहिए। यही भारत सरकार की नीति है कि गवर्नमेंट एग्जाम के जो प्रश्न पत्र हों वो एनसीईआरटी से बने, उसी से लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर किया जा सकता है। तो याद रखिए कि ये महत्व है एनसीईआरटी का, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये हम देखते हैं कि किन किन एग्जामों में इसकी महत्ता है, किन किन एग्जामों में इसकी महत्ता है, इसको कोई किसी बात से कोई वो अंडरमाइन नहीं कर सकता। प्रश्न आप देखेंगे आपको स्वतः पता चलता जाएगा कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक के एग्ज़ाम्स हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का अपना बोलबाला है। तो अब एक प्रश्न हमेशा हमारे कई सहपाठी जो हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्रगण हैं, उनके बीच में कि क्या यूपीएससी मात्र यूपीएससी के लिए ये एनसीईआरटी सहयोगी है या फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए? तो इस प्रश्न को अगर हम बताएं, क्या एनसीईआरटी जो है हमारी ओनली बिलोंग्स टू यूपीएससी
स्टूडेंट्स? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, इसका इससे कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उनको बनाना पड़ेगा। तो ऐसी बातों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज करें और एनसीईआरटी को ही अपना मूलभूत स्रोत माने और उसी से अपनी प्रारंभिक तैयारी को दिशा दें। एनसीईआरटी का जो महत्व है वो यूपीएससी में आप देखेंगे अगर, तो यूपीएससी के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो डिफेंस एग्ज़ाम्स हो गए और एक जो हो गया हमारे सिविल एग्ज़ाम्स हो गए। सिविल एग्ज़ाम्स में जो हमारा है और डिफेंस एग्ज़ाम में एक तो है एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और जो सिविल एग्ज़ाम्स में है एक आईसीएस होता है, इंडियन सिविल सर्विस, एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, ईपीएफओ होता है, और जियो साइंटिस्ट का भी पेपर यूपीएससी कराता है। तो आप देखेंगे इसमें हर जगह एनसीईआरटी का महत्व है, हर जगह एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो इन परीक्षाओं में आने वाले लगभग आप 50 से 70% प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, ठीक। और उसके बाद अगर हम एसएससी की बात करें, एसएससी में आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, साइंस से क्वेश्चन आएंगे, वो सब एनसीईआरटी से आएंगे। आपका स्टैटिक जीके भी जो आर्ट एंड कल्चर है, हम ये क्लास 11th का इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एनसीईआरटी रेलिवेंट नहीं है, इस चीज़ों को भूल जाइए। महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। अगर आप एक बार उनसे बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो आप आसानी से, जब एक बार जो फाउंडेशन होती है ना, जब फाउंडेशन बन जाता है ना, तो उसमें आसान, कोई भी कितनी भी बड़ी ईंट रखिए, लेकिन जब फाउंडेशन ही आपका कमज़ोर है ना, तो आप उस पर बिल्डिंग बहुत बना ही लेंगे। जब फाउंडेशन कमज़ोर है ना, तो वो बिल्डिंग को एक दिन बड़ी ही क्षतिपूर्वक के साथ गिरेगा और फिर उसमें रहने वाले सभी लोगों की क्षति होगी। तो इसलिए सबसे अच्छा उचित यही है कि अपना बेस मजबूत कर लीजिए। एसएससी में इसका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम हो गए, और जो भी सीपीओ के हो गए, दिल्ली पुलिस के हो गए, इन सारे एग्ज़ामों में, फिर बैंकिंग के एग्ज़ामों में, और क्या कहते हैं रेलवे के एग्ज़ामों में, सब जगह इसका महत्व है। देखिए मैंने पहले ही महत्व बता दिया। अगर महत्व समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन एग्ज़ामों में क्यों आए, एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो अब हम एनसीईआरटी की एक अच्छी समझ बनाने के लिए हम किन एनसीईआरटी से प्रारंभ कर सकते हैं, उनके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ एनसीईआरटीज़ को जिन्हें मैंने चिन्हित किया है, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि उन एनसीईआरटीज़ के विषय में आपको पढ़ लेना चाहिए, उन एनसीईआरटीज़ को आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 2-4 एनसीईआरटीज़ को मैंने लिस्ट कर लिया है। तो जो पॉलिटी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, महत्वपूर्ण की बता रहा हूं, 6 से 12 तक पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़नी है जिनसे आपका मूलभूत चीज़ों एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम सबसे पहले पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक आती है इसकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की पुस्तक, ठीक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, और एक आती है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये 2 एनसीईआरटी हैं। इनको हमें लगता है कि हर छात्र को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक। अब हम बात करें अगर इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में एक 9th एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इन पुस्तकों को पढ़ लेना चाहिए। चाहे आप इन पुस्तकों को अपने से एक बार ले आके पढ़िए, और अगर अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना तो वीडियोस पड़ी होती हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे शिक्षकगण पहले से इन चीज़ों को पढ़ा चुके हैं, तो उनका सहारा लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बस पढ़िए मात्र। ठीक, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और इसके बाद जो हम अगला बात करें ज्योग्राफी की, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी आप अगर आप पढ़ सकते हैं तो 6 से 12 तक इसको पढ़ डालिए, क्योंकि ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको समान ही मिलेंगी, लेकिन हाँ ये हमें लगता है कि 6 से 12 तक पढ़ लेनी चाहिए। और अगर तब भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 9 से लेके 12 तक तो पढ़ ही लिया जाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ के बारे में। अब हिस्ट्री की बात करें, अगर हम हिस्ट्री में 11th क्लास की इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये ले लेना चाहिए। और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर और जो उसके बाद आती हैं, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सबको कवर करती हैं, आवर पास्ट नाम से, हमारे अतीत, आवर पास्ट। आवर पास्ट के पार्ट 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। ठीक, इनको पढ़ना चाहिए। और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो हमने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के विषय में बात कर लिया। अब हम बताते हैं साइंस का। देखिए ये सब महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को पर आप केवल मात्र ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनको कंप्लीट करने में। मैं अभी आपको रूपरेखा बता देता हूँ कि कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइंस की। अगर हम साइंस की बात करें तो कक्षा 9 और 10 ये 2 एनसीईआरटीज़ पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप बेसिक चीज़ें, कक्षा 9 और 10 ये 2 कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। इसमें आपका फिजिक्स भी कवर होगा, केमिस्ट्री भी कवर होगा और बायो भी कवर होगा। अगर आप इनको बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में, जैसे सीडीएस ओडीएस के एग्ज़ाम में हो गया, बहुत सारे प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक, तो आप एक बार इन एनसीईआरटीज़ को ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें। और मैं आपको बता दूं ना, इनको आप कुल मिला के, अगर आप मान लीजिए ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारी कुल मिला के 200 पन्ने की पुस्तक है। ठीक, और ये भी लगभग 200 पन्ने की है ये। तो आप समझिए अगर 50-50 पन्ने आप पढ़ते हैं, बहुत आसान है, 50-50 पन्ने पढ़ा जा सकता है एक दिन में। ठीक, तो इसको ख़त्म करने में आपको 4 दिन लगेगा और इसको ख़त्म करने में 4 दिन लगेगा। और अगर मान लूँ मैं सब 100-100 पन्ने, सब 400-400 पन्ने के हैं, देखिए सब 400-400 के नहीं, जैसे ये थीम्स वाली बहुत छोटी छोटी हैं, और ये क्या कहते हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की ये थोड़ा सा है लगभग 200, ये 600 पन्ने की हो गई। मान लीजिए 600 पन्ने की ये तीनों हो गई। ठीक, 600 पेज की ये हो गई, 600 पेज की ये हो गई, और 400 की ये हो गई, 400 की ये हो गई, और मानिए ये 300 की ये हो गई इकोनॉमिक्स की। और ज्योग्राफी की जो है हमारी, अगर हम 9 से 12 तक मान लीजिए पढ़ते हैं तो 9 से 12 तक में भी आपको लगभग 400 से 500 पेजेस हैं, 500, इसमें 500 पेजेस हैं। ठीक, तो और हमारे जो इस हिस्ट्री में है और इसको मिला के इसको भी हम 500 मान के चलते हैं, लगभग इतने ही हैं। ये पतली पतली हैं बहुत ज़्यादा ये, ठीक है ना, ये 500 है। और आर्ट एंड कल्चर को भी हम 150 पेजेस की मान के चलते हैं। तो कुल कितने हुए जानते हैं आप? 6 4 10, 5 3 8, 1 9 और 5 24, 24, ये 5 हो गया और ये 24, इतने पेजेस आपको ख़त्म करने हैं। 24 अब 2450 अगर हम देखें तो आप अगर रोज़ 50 पेज पढ़ रहे हैं तो देखिए कितना हुआ ये, 5 चौका 20 और 4 गए 5 9 45, 49 दिन आप मान के चलिए 50 दिन है आपके पास। मैं कहता हूँ आप 60 दिन में कवर करिए, 60 दिन में कवर करिए, रोज़ 50 पन्ने पढ़िए, 60 दिन में ख़त्म करिए। मतलब 2 महीने में आपकी ये एनसीईआरटीज़ ख़त्म की जा सकती हैं। अगर आप 2 महीने में एनसीईआरटीज़ को ख़त्म कर देंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे फिर वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, रेलवे हो, जेई हो, नीट हो, आप मोस्ट ऑफ द जीएस के क्वेश्चंस को करने की स्थिति में होंगे। तो एक बार 60 दिन का मेहनत कर लीजिए,
कोई बहुत ज़्यादा दिन लगने नहीं है। प्रिपरेशन में 60 दिन तो जीएस को दिया जा सकता है। 50-50 पन्ने पढ़ने हैं रोज़। मैं कहता हूँ 50 पन्ने पढ़ने में आपको 3 घंटे लगेंगे, 4 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। दोबारा पढ़ेंगे तो फिर यही कम से कम आप एक दिन में 100 पन्ने पढ़ के जाएंगे, और एक दिन में इवन कह रहा हूँ एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे एक सब्जेक्ट की। तो ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा आप इसकी व्यवहार्यता तो देख लिए कि एनसीईआरटी की क्या व्यवहार्यता है। तो इतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने का मात्र मूल उद्देश्य यही था कि एनसीईआरटी के महत्व को समझा जाए। लोग आजकल अन्य संसाधनों पर ज़्यादा भाग रहे हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन एनसीईआरटी बड़ी ही सुगमता से, बड़े ही कम आर्थिक लागत में पूरे भारत के एक कोने से दूसरे कोने पर उपस्थित है, और भारत सरकार का आधिकारिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए इससे प्रश्न पत्र जरूर बनाए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर बिल्कुल मत भागिए, इन चीज़ों को अपना आधार बनाइए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मूलभूत हैं, उन्हीं को अपना आधार बनाया जाना चाहिए। अन्य चीज़ों के पीछे भाग के अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने धन का व्यर्थ करना है, और उससे कुछ आपको, हमें लगता नहीं है कि फ़ायदा होने वाला है। तो कम से कम मूलभूत चीज़ों को कवर किया जाना चाहिए। आशा है कि इस एनालिसिस से आपको समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है, और इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इसके महत्व को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है आप इस विषय पर ध्यान अवश्य देंगे। ठीक है ना। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी विषय के साथ। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।